हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, भारत संसाधन एवं उसके उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। इससे पहले हम लोग एसएसटी के सीरीज में सबसे पहले हम लोगों ने एसएसटी का सिलेबस डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने पॉलिटी बुक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी वो पूरा कंप्लीट कर दिया था। 30 पेज का पूरा चैप्टर था आपका, जिसको हम लोगों ने 3 पार्ट में कवर किया एवं उसके क्वेश्चन आंसर को भी हम लोगों ने अगले पार्ट में जो 22 क्वेश्चन था उसका आपको अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के आपका 5 वीडियो आपका हो चुका है, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर। तो उसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं आज ज्योग्राफी में हमारा पहला चैप्टर क्या है? भारत संसाधन में उपयोग। ये आपका जो है बुक का भी नाम है और पहला चैप्टर का भी नाम है। तो इसी के सेशन में हम लोग देखेंगे, आज के सेशन में हम लोग का संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन का वर्गीकरण किन किन आधारों पे होता है और उन आधारों पे संसाधन के कितने टाइप से वर्गीकृत किया गया है। संसाधन नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, संसाधन संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे एवं सतत विकास के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, सामुदायिक लेवल पर किस किस तरह के प्रयास हुए हैं संसाधन को हमारा विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए, किस किस प्रकार के जो हमारे प्रयास हुए उन सभी का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। वन शॉट वीडियो होने वाला है और आज के सेशन में हम इस पूरे चैप्टर को आज के बस एक वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में समझने लायक और आपका जिसमें आपको ब्रीफ जो आपका डिटेल जानकारी भी चाहिए होगा वो भी सब आपको हम देने वाले हैं। कोई भी टॉपिक आपका हमारे आज के सेशन से इस चैप्टर के लिए आपका छूटने वाला नहीं है। अगर आप ओवरऑल पूछ रहे हैं 2026 में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तो उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि आपका क्लास 10th का, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सभी सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन आंसर, सभी एक कंप्लीट तैयारी रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल रही है। 2026 में जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपको कहीं भी भटकने का जरूरत नहीं है। कोई भी हम कहेंगे, एक तरह से हम कहेंगे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं से भी आपको यहाँ से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट की आपकी यहाँ पे पढ़ाई आपकी होने वाली है। तो फटाफट हमारे इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे आपके दोस्त हैं उन सभी को हमारा इस चैनल के नाम के बारे में बता दीजिएगा, हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोगों से जुड़ पाए। प्रैक्टिस सेशन का भी हम लोग, प्रैक्टिस सेट का भी हम लोग सेशन जल्दी लाइव लाने वाले हैं, जिसमें हम लोग को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है भारत संसाधन एवं उपयोग। हम लोग संसाधन के बारे में आज के सेशन में पढ़ेंगे। तो संसाधन के बारे में पहले जान जाते हैं। लगभग सभी बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो जान जाएंगे आज क्या है कि संसाधन क्या है। तो संसाधन शब्द का तात्पर्य हमारे आसपास की वो सभी चीजें जिनका हम लोग उपयोग करते हैं या उपयोग करने की संभावना हो, उसे ही हम लोग संसाधन कहते हैं। या फिर जो हमारे जरूरत की जो चीज है या फिर हमारी जो इच्छा की चीज है, आवश्यकता एवं इच्छाओं की जो चीज हम जो पूर्ति करे उसे ही संसाधन कहते हैं। क्या है वो? सजीव, निर्जीव, कुछ भी हो सकता है। वो चीज, वो वस्तु या वो पदार्थ या वो व्यक्ति या वो जीव जो हमारी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को पूरी करे उसे संसाधन कहते हैं। अब देखिए डिफिनेशन के में जैसे आप देख सकते हैं, संसाधन शब्द का तात्पर्य हमारे आसपास किसी भी चीज से है। कुछ भी हमारे आसपास कोई भी चीज जो हमारी इच्छाओं और आवश्यकता यानी जरूरतों को, जो हमारी जरूरतें हैं और जो हमारी इच्छा है, उन सभी को जो पूरा करे उसे ही हमें संसाधन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज में ही आपको को देखेगा कि जिम्मरमैन ने कुछ कहा था, बिल्कुल हाईलाइटेड आप लोग को देखेंगे, जो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ देगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं किनका कथन है। 4 ऑप्शन दिया गया, उनमें से आपका ऑप्शन A, B, C, D कहीं भी आपका जिम्मरमैन होगा, आप लगा के आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये क्या है? जिम्मरमैन का कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो आप यहां तक समझ गए होंगे संसाधन क्या है? हर वो चीज जो हमारी इच्छाओं एवं जरूरतों या आवश्यकताओं को पूरा करे उसे संसाधन कहते हैं। अब जैसे क्या समझ सकते हैं कि कोई भी चीज, हमें रोटी की आवश्यकता है, वो हमारी क्या है? आवश्यकता है, वो जरूरत है। हमें खाना हमें हमेशा खाना चाहिए। क्या है? खाना हम हमेशा जो खाते हैं, तो उसकी आवश्यकता कौन पूरा करता है? उसकी आवश्यकता पूरा करता है हमारा गेहूं का आटा। फिर वो सभी चीजें क्या है? संसाधन है एक तरह से। हमारी मम्मी, तो वो सभी चीजें क्या हमारे लिए संसाधन है। कोई भी चीज, बाइक की जरूरत हो तो वो भी हमारे बाइक भी क्या हमारे लिए संसाधन है। कार की आवश्यकता है कहीं जाने के लिए, ट्रेन की आवश्यकता है, रेल है,
आपका एरोप्लेन है, ये सब तो परिवहन के क्षेत्र में, खाने पीने के क्षेत्र में जो खाद्य पदार्थ है, जो धातु है, अधातु है, एनर्जी के सोर्स है, आपकी जो फोन है, चाहे वो इंटरनेट कनेक्शन हो, चाहे लाइट्स हो, कुछ भी, इस दुनिया का हर एक चीज जिसके द्वारा हम लोग का जरूरत और आवश्यकता पूरा होता है, उसे संसाधन कहते हैं। अब इसी में एक कथन आता है कि मानव भी एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा कभी हुई कि भाई गाना सुना जाए, तो हम लोग अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं। तो अरिजीत सिंह भी क्या है, हम लोग की तरह, जब उस समय क्या एक संसाधन की तरह ट्रीट होते हैं। वो हमारी क्या इच्छा होती है कि गाने सुनने की, तो उनके रिकॉर्डिंग हम लोग शुरू करते हैं। फोन भी हमारा संसाधन, उसमें जो गायक गा रहा है वो भी संसाधन। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल चर्चा करेंगे, कैसे कैसे क्या होता है। तो संसाधन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। 3 टाइप से संसाधन को बांटा गया है, 3 प्रकार हैं। ये प्रकार हैं, वर्गीकरण हम लोग आगे पढ़ेंगे। वैसे तो दोनों सिमिलर है, बट एक प्रकार के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो 3 प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। सबसे पहले सबसे 2 आसान वाला निपटाते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? ये संसाधन पृथ्वी से सीधे प्राप्त होते हैं, जैसे कि जल, खनिज और ऊर्जा। वह संसाधन जो पृथ्वी से प्राकृतिक रूप से हमारे पास है, प्राकृतिक में वो उपलब्ध संसाधन है, जिसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जो हमें पृथ्वी से सीधे प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित संसाधन, ये वस्तुएं जो मानव के द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि मशीनें, उपकरण और भवन। वह चीज जो हमें पृथ्वी से डायरेक्ट प्राप्त नहीं होते हैं, उसे मानव बनाता है, खुद से बनाता है। प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके मानव जो उसे उपयोगी बनाता है, उसे ही मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और जो प्रकृति से सीधे मिल गया, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तीसरा बताते हैं मानव संसाधन। अब ये क्या है? मानव निर्मित तो हो गया है। मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन ये वे कौशल, ज्ञान और अनुभव हैं जो मानव के पास होते हैं। यानी मान लीजिए कोई, जैसे अब हम टीचर है, तो हम क्या संसाधन आपको दे रहे हैं? ज्ञान है, नहीं दिख रहा है ना, अनविजिबल। अब वो प्रकृति में रखिएगा या मानव निर्मित में रखिएगा? वो प्रकृति, क्योंकि देखिए हम प्रकृति क्या है, मतलब मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो वो उनके पास क्या है? उनके पास जो कौशल है, उनके पास क्या है? कौशल है, ज्ञान है और अनुभव है। इन सभी को मानव संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। आपके कौशल को, आपके ज्ञान को, आपके अनुभव को मानव संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। तो इन सभी के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 तरह के संसाधन होते हैं। जैसे कि किसी किसी देश के पास या फिर किसी किसी राज्य के पास प्राकृतिक संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध है। क्या है? ज्यादा प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है। किसी के पास मानव निर्मित संसाधन, जैसे मशीनें, उपकरण, भवन, ये सब अधिक संख्या में वहां पे उत्पादित होती है, तो वहां पे वो बोल सकते हैं उसको मानव निर्मित संसाधन, उसे बोल सकते हैं वो मानव निर्मित संसाधन में अधिक कुशल है। लेकिन प्राकृतिक संसाधन पे ही डिपेंडेंट है मानव निर्मित संसाधन। लेकिन मानव संसाधन जो है, मानव का जो है कौशल, ज्ञान और अनुभव, वो किसी संसाधन पे डिपेंडेंट नहीं है। ज्यादा इसको लेंदी नहीं करेंगे, अभी तक आप इतना समझिए। प्रकृति से जो सीधे प्राप्त हुए उसे प्राकृतिक संसाधन, जो मानव के द्वारा प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों को बदल के जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ये डायरेक्ट प्रकृति से नहीं मिलती। और मानव संसाधन, मानव स्वयं एक संसाधन है, जिसका ज्ञान, कौशल और अनुभव का हम लोग उपयोग करते हैं, उसे ही मानव संसाधन कहते हैं। शॉर्ट में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, संसाधनों का वर्गीकरण हम लोगों ने बताया था। हम लोग संसाधन के बारे में जानेंगे, टिक, जान गए। संसाधन के प्रकार के बारे में जान गए, ठीक है, ये भी टिक हो गया। अब संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। पहला, उत्पत्ति के आधार पर होता है, जिसे जैव और अजैव 2 वर्गों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये भी 2 प्रकार में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया है। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। क्या है? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित संसाधन। ये सभी के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे कि क्या होता है, जैव क्या होता है, अजैव क्या होता है, नवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय क्या होता है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो शुरू करते हैं। यहां तक आई होप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फटाफट अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो पहले, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहले मैंने बताया कौन कौन से, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। आपको नाम से ही पता लग गया होगा। क्या? नाम से ही पता लग गया होगा कि ऐसे संसाधन की प्राप्ति
जैव मंडल में होती है। जैव मंडल के बारे में आप लोगों ने जो बच्चे 6, 7, 8 अच्छे से साइंस पढ़े होंगे उनको पता होगा। जैव मंडल किसे कहते हैं? जल मंडल, स्थल मंडल एवं वायु मंडल को मिला के ही जैव मंडल कहा जाता है। यानी समस्त पृथ्वी ही जैव मंडल है, कि ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। यानी सभी पृथ्वी के जो जीवित प्राणी हैं, जो जीव है, उसे ही जैव मंडल, यानी जहां पे वो पृथ्वी का वह स्थान जहां जीव निवास करते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं। वो चाहे वायु में हो, चाहे धरती में हो, चाहे जल में हो, ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। तो जो सजीव होंगे वही ना, जो जीव होंगे वही ना सजीव होंगे। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय, यानी जितना भी जीव है इंक्लूडिंग ह्यूमन, यानी मनुष्य को मिला के जो भी जीव है, चाहे बाघ, शेर, हिरन, हाथी, गेंडा, सब कुछ क्या है? जैव संसाधन है। हिरन भी क्या है? जैव संसाधन है। गौ माता हमारी जैव संसाधन है। आगे बात करें आपका बाघ, शेर, चीता, सब कुछ आपका शुतुरमुर्ग से लेके क्या छोटी चिड़िया तक क्या है? आपका जैव संसाधन है। अजैव संसाधन क्या है? उत्पत्ति के आधार पर निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। यानी जो चीज सजीव है उसको जैव, जो चीज निर्जीव है, जो सांस नहीं ले सकता, चल नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। जैसे कि चट्टान हो गया, धातु हो गया, खनिज हो गया। अब चट्टान क्या? पहाड़, पर्वत, पत्थर, ये सब क्या है? अजैव संसाधन। धातु, लोहा, टीना, प्लास्टिक नहीं है, लोहा, टीना, धातु एवं अधातु दोनों आप ले सकते हैं, ठीक है। धातु, अधातु, लोहा, टीना, प्लास्टिक, पारा, तो वो सब क्या है? आपका अजैव संसाधन। खनिज बोले तो जो वही धातु का जो अयस्क होता है उसे ही शायद खनिज कहते हैं। तो आपका ये खनिज भी जो है इसी के अंदर आ गया। तो यही सब आपका क्या हो गया? अजैव संसाधन आपका है। यहां से अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपके बुक में भी आपको मिल जाएगी ये सारी डिफिनेशन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण 4 टाइप से होता है। एक टाइप हम लोग निपटा चुके हैं, दूसरा टाइप पे आ गए। उपयोगिता के आधार पर 2, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। क्या? नवीकरणीय, अनवीकरणीय। समझते हैं अब नवीकरणीय क्या है? वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय, यानी जिसको फिर से बनाया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिसे सतत या प्रवाह जैव संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। पहले वैसे संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक, यानी किसी भी कोई भी प्रक्रिया हो लेकिन वो प्रक्रिया करने के बाद उसको फिर से प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत, वही जल विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी। अब समझिए कैसे नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। पृथ्वी पर अपार सूर्य का प्रकाश आते रहता है। हम लोग अगर इसका एक बार उपयोग करें तो हम इसका दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इसका पुनः उपयोग भी कर सकते हैं। वहीं पवन ऊर्जा के बारे में बात, कहीं एक जगह मान लीजिए हमारा पवन चक्की घूम रहा है जिससे बिजली बनती है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि वो पवन चक्की जाएगा, उस चक्की को घुमाएगा और आगे जाके बोलेगा नहीं भाई मेरा 8 घंटा का शिफ्ट कंप्लीट, अब मेरा काम खत्म, हम अगला पवन चक्की को नहीं घुमाएंगे। यानी वही पवन की ऊर्जा एक पवन चक्की को घुमाएगी, वो फिर दूसरे को भी घुमाएगी, तीसरे को भी घुमाएगी। और वही अगर हवा, वही अगर पवन अगर 100 किलोमीटर दूर कहीं भी चली गई और उसी स्पीड में है, पवन को घुमाने के स्थिति में है, तो वहां भी जाके वो क्या करेगी? घुमाती है। तो पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। मान लीजिए कहीं एक जगह ए है, वहां पे एक बांध बनाया गया, वहां पे बिजली बनी और वो जल पुनः फिर छोड़ने के बाद कहीं एक दूसरा जगह गया, फिर वहां भी बांध बना के अगर बिजली बनाने की बात कही गई तो ऐसा थोड़ी है तो जो बांध का जो जल है वो लोग स्ट्राइक कर देगा कि नहीं नहीं है, पिछले हम बना, अभी हम पीछे बना के आए भैया, आगे फिर आप काम करवा रहे। क्या है? तो जल विद्युत ऊर्जा वो भी सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। आगे बात करें वन एवं वन्य प्राणी। समझ सकते हैं जो भी आपके वन हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, इन सभी की कटाई जो हो रही है तो एक बुरा माना जाता है, लेकिन इन्हें भी पुनः प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जितना अधिक हम लोग पेड़ लगाएंगे वो सभी पेड़ और क्या होंगे? बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर पेड़ काट दिए और उस जगह पे कोई दूसरा पेड़ ना उगाया जाए तो नहीं उगेगा। तो क्या है?
वन्य एवं वन्य प्राणी बात कर सकते हैं, यानी जितने भी सजीव जो लोग हैं, जो जीव हैं, उन सभी को हम लोग क्या होता है प्रजनन के द्वारा बहुत अलग अलग और जनसंख्या उसकी बढ़ा सकते हैं, तो वो क्या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। अब इन्हें दो प्रकार में बांटा जाता है, सतत प्रवाह एवं जैव संसाधन। जैव संसाधन समझ रहे हैं, वही वन्य एवं वन्य प्राणी किस में आपका जैव में आ जाएंगे। सतत या प्रवाह यानी जो हमेशा बहते रहता है, तो वही है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब क्या है सतत या प्रवाह। तो ये क्या है नवीकरणीय का भी दो प्रकार है, नवीकरणीय का भी दो प्रकार है। कौन सा, सतत या प्रवाह। सतत या प्रवाह यानी दोनों में से कोई एक, या तो सतत संसाधन या प्रवाह संसाधन, यानी दोनों सेम चीज का नाम है। और दूसरा जैव संसाधन, तो ये आपका दूसरा आपका हो गया। यहाँ पे आपका आई होप क्लियर हो गया होगा इतने अच्छे से। और नवीकरणीय जिसको दोबारा नहीं बना सकते, जिसकी उत्पत्ति ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि से जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा, मतलब जस्ट नहीं बना सकते तुरंत, एक बहुत बड़ा टाइम लगता है। बहुत बड़ा टाइम का मतलब 3-4 साल नहीं सर, 1-2 लाख साल लगता है। कितना लगता है, इस प्रक्रिया के पूरा होने में लाखों वर्ष लगते हैं, यानी अभी तुरंत नहीं बन सकता, रोटी चावल नहीं है। ऐसे संसाधन जिसका विकास लंबी अवधि की जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, इस प्रक्रिया के पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं, उसे ही अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन और धातु, पृथ्वी के अंदर जो खनिज है, जो जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसको एक बार अगर बढ़िया निकाल लिए सारा, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा और खोद के निकाल लें या फिर से मट्टी डाल लें और फिर से निकल जाएगा, तो वो क्या है ऐसा संभव नहीं है, एक लंबा प्रोसेस लगेगा। एक क्या होगा 1-2 लाख साल लगेंगे, तब तक हम लोग होंगे नहीं होंगे पता भी नहीं चलेगा। तो क्या है अनवीकरणीय संसाधन है। पृथ्वी के अंदर जो खनिज है चाहे धातु है, वो सभी क्या है अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब इसको भी दो पार्ट में बांटते हैं, क्या, चक्रीय, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। अभी क्या है कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो अनवीकरणीय तो होते हैं, लेकिन उसका रिसाइकलिंग संभव है। क्या है, रिसाइकलिंग संभव है। जैसे मान लीजिए अगर आप धातु में कोई लोहा हो गया, तो लोहा का अगर देखते होंगे हम लोग कहीं यूज करते हैं, लोहा टीना प्लास्टिक वाला बेचने आते हो, क्या करता है वो लेके वही लोहा जाएगा और फिर से कुछ ना कुछ उसको गला जला के फिर से एक नया चीज बना देगा। तो मतलब देखिए लोहा हम लोग वापस वहां से नहीं निकाल सकते, लेकिन हमारे पास जो है उसका हम लोग फिर से उपयोग कर सकते हैं। तो वैसे संसाधन को कहते हैं पुनः चक्रीय। वैसा अनवीकरणीय संसाधन जिसको पुनः रिसाइकिल कर सकते हैं, जिसको पुनः क्या कर सकते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा रिसाइकिल करके दोबारा चक्र के द्वारा कुछ प्रक्रिया के द्वारा उसी का थोड़ा सा फिर से बदल के उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं, उसे पुनः चक्रीय कहते हैं। और अचक्रीय जिसका हम लोग दोबारा उपयोग ना कर सके, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला एक बार जल गया, पता चले एक बार बुझा के बढ़िया से फिर से एक बार दोबारा इतना बड़ा ला के रख देंगे, नहीं, एक बार कोयला जला तो जला। तो इस तरह पेट्रोलियम के बारे में भी क्या है अचक्रीय है। पेट्रोलियम का एक बार यूज करेंगे तो उसको रिसाइकलिंग का उसका कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन क्या है लोहा का रिसाइकलिंग प्रोसेस है, आपका सोना का रिसाइकलिंग प्रोसेस है, चांदी का रिसाइकलिंग प्रोसेस है। मान लीजिए अगर सोना का मन कर रहा है नाक वाला बनाने का, तो नाक बना लिया, लेकिन क्या कर रहे मन मजा नहीं आ रहा है, कान में रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्या नाक से हटा के कान में लगा लीजिए। तो ये सारा क्या है रिसाइकलिंग प्रोसेस है। तो ये क्या है अनवीकरणीय है लेकिन पुनः चक्रीय है, ठीक है। और अचक्रीय की जिसको हम लोग फिर से रिसाइकिल ना कर सके। आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, संसाधनों के वर्गीकरण में स्वामित्व के आधार पर। मजा आने वाला है इस सेशन में। अगर अभी तक आपको मजा आ रहा है तो इसको एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपने स्टेटस में जरूर लगाइएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। जितना ज्यादा लोग मिल जुड़ेंगे हमारे साथ, उतना हम लोग के अंदर मोटिवेशन आने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को फिर से आगे बढ़ाते हुए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर 2, उपयोगिता के आधार पर 2 और स्वामित्व के आधार पर 4। अब यहां से 4 प्रकार पढ़ेंगे। पहला व्यक्तिगत संसाधन, जो अपना हो, जिसका ऊपर कोई दूसरा का हक ना हो, लेकिन इसमें क्या होता है जिस देश के अंदर होता है उस पर क्या लगता है टैक्स लगता है। क्या लगता है टैक्स लगता है। हमारा अपना है तो हम किसी और को टैक्स क्यों, क्योंकि जिस देश के अंदर आता है हमारा देश सर्वोपरि, उस पर क्या होता है टैक्स लगता है। कि ऐसा संसाधन जिसका जो ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। कौन सा, व्यक्तिगत संसाधन जिसके बदले वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। किसी खास व्यक्ति के अंदर आता है, लेकिन इसके बदले क्या होता है सरकार लगान लेती है। लगान यानी टैक्स, क्या लेती है टैक्स लेती है, कर लेती है, लगान बोले कुछ भी बोले, क्या लेती है टैक्स लेती है। जैसे कोई भूखंड, जैसे कोई आपका जमीन हो गया जो आपके मम्मी पापा के नाम से रजिस्टर होगा, दादा दादी, वो क्या आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है। घर आपका क्या है पर्सनल प्रॉपर्टी है, जायदाद जिस पर किसी व्यक्ति का निजी स्वामित्व कोई व्यक्ति रखता हो, उसे क्या कहते हैं
व्यक्तिगत संसाधन, ज्यादा नहीं समझाएंगे, आगे बढ़ेगा। सामुदायिक संसाधन, जो एक समुदाय का होता है, ये समुदाय किसी भी प्रकार से हो सकता है। मान लीजिए कोई गांव के लोग मिलके कुछ बनाए तो वो उस गांव समुदाय का हो गया, ठीक है। मान लीजिए किसी धर्म विशेष के लोग किसी चीज को बनाए और उस चीज का उपयोग कर रहे हैं, वो उस धर्म विशेष समुदाय का हो गया। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होते हैं, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। यानी उस पूरे समूह के लोगों के लिए, उस पूरे एक ग्रुप के लोगों के लिए सब लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, एवं रख रखाव की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है, आगे इसको बढ़ाने की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। उसे ही सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अब ये क्या कभी कभी नगर निगम के अंदर भी आता है, कि कभी कभी हमारे पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी आता है। तो बहुत प्रकार के आगे हम लोग जानेंगे। गांव के पर्पस में देखेंगे तो कोई भी भूमि है, जैसे कोई भी भूमि है, पड़ती भूमि है, जो कि आपका हो सकता है पंचायत की भूमि हो सकती है। उसमें क्या हो सकता है, फ्यूचर में आपका पंचायत भवन बनने का हो, कहीं खेल का मैदान, तो खाली पड़ी भूमि जो किसी समुदाय के नाम पे रजिस्टर हो, वो भी सामुदायिक संसाधन। देख रहे हैं, भूखंड आपका भूमि आपका व्यक्तिगत में, अगर आपका व्यक्तिगत नाम से हो तो, अगर समुदाय के नाम से हो तो क्या हो, सामुदायिक हो गया। शमशान समझ सकते हैं, हिंदू समुदाय के लोगों के लिए उसके दाह संस्कार के लिए विशेष जो जगह होती है उसे शमशान कहते हैं। तो वो शमशान क्या, हिंदू समुदाय के लोगों के लिए। आगे बात करेंगे मंदिर या मस्जिद, ये भी सामुदायिक है, जरूरी कोई किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है मंदिर मस्जिद, ठीक है। परिसर या फिर सामुदायिक भवन, बहुत सारे गांव में हमारा सामुदायिक भवन होता है। तालाब आदि सब क्या है, सामुदायिक संसाधन है। वही नगरीय क्षेत्र में जो पार्क होते हैं, पिकनिक स्थल होते हैं, खेल के मैदान होते हैं, मंदिर, संसाधन संबंधी समुदाय, ये सब क्या क्या है, ये सब क्या सामुदायिक संसाधन है। आप यहाँ पे शमशान का जिक्र देखें, इसके अलावा क्या कब्रगाह जो होता है, जो मुसलमानों का जहां पे कब्रगाह होता है, वो सभी भी क्या है, सामुदायिक संसाधन है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तीसरा टाइप में, राष्ट्रीय संसाधन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा लेंथी, इसमें 2-3 फैक्ट और ऐड करने का होता है, जिसको हम लोग ऐड करेंगे। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय है, चाहे वो निजी है, चाहे वो सामुदायिक है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। एक देश के बाउंड्री के अंदर जितना भी संसाधन आता है वो सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, चाहे वो आपका निजी ही क्यों ना हो। आप सरकार को टैक्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत भी आता है। वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत भी आता है। यानी एक देश के क्षेत्रफल के अंदर, एक देश के बाउंड्री के अंदर किस सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देश की सरकार का वैधानिक हक है कि वो व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर आम जनता के हित में कर सकती। यानी मान लीजिए कि कोई भूमि है, वहां पे कुछ आपका खनिज निकल गया, क्या निकल गया, खनिज निकल गया, कुछ धातु निकल गया, तो उन सभी का अधिग्रहण भी सरकार कर सकती है। ये क्या है, कानूनी नियम है। तो यानी अगर वो आपका व्यक्तिगत हुआ तो उस पर सरकार का भी हक नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है, उस देश के अंतर्गत जो भी भूमि या फिर जो भी संसाधन है वो सभी क्या है, आपका राष्ट्रीय संसाधन है। इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब कहेंगे भैया एकाग अगर क्या बोलते हैं, उधर समुद्र के किनारे कुछ कुछ देश आते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि समुद्र के किनारे इतना बड़ा जगह जो बच जाता है वो सब क्या होता है, उसके लिए भी कुछ नियम है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रीय संसाधन आपका एक बाउंड्री लैंड के अंदर समझ में आ गया, उस देश के बाउंड्री के अंदर जो भी संसाधन है, चाहे वो आपका हो, चाहे किसी समुदाय का हो या कुछ भी हो, वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे इसमें 3 आपका पॉइंट आता है। प्रादेशिक समुद्र, पहले ये नीचे वाला 2 समझेंगे। किसको समझेंगे, पहले ही नीचे वाला 2 को समझेंगे। क्या प्रादेशिक समुद्र 12 NM, संलग्न क्षेत्र 24 NM। अब क्या, NM यानी नॉटिकल माइल। समुद्र की जो दूरी है वो नॉटिकल माइल में नापी जाती है, जिसका हिंदी होता है महासागरीय क्षेत्र, किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र। अब इसको क्या कहते हैं कि सबसे पहला समुद्र का, मान लीजिए हमारे भारत के ही परिप्रेक्ष्य में क्या है, भारत के ही परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, प्रादेशिक समुद्र होगा। क्या प्रादेशिक समुद्र किसको कहते हैं, किसको कहते हैं प्रादेशिक समुद्र, तो 12 नॉटिकल माइल, यानी भारत के तट से, भारत का जहां लैंड खत्म होता है, जहां से समुद्र शुरू होता है, उस समुद्र में 12 नॉटिकल माइल तक, यानी ये किलोमीटर में अगर हम बदलेंगे तो लगभग 22.25 किलोमीटर के लगभग आता है। क्या आता है, 22.25 किलोमीटर का क्षेत्र आपका क्या होता है, प्रादेशिक समुद्र कहलाता है। यानी समुद्र तट से 22.5 किलोमीटर तक वाला एरिया भी
भारत के ही अंतर्गत आता है, वहां भी भारत वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे वो अपने लैंड के अंदर करता है। वहां भी वो क्या है, टैक्स वैक्स अपना वसूल कर सकता है और भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। दूसरा आता है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र में क्या होता है, आपका 24 नॉटिकल माइल, यानी इसका डबल कर दीजिए, क्या होगा 44.5 किलोमीटर, लगभग 44.5 किलोमीटर तक का क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र माना जाता है, जहां पे वो क्या अपनी रक्षा के लिए, अपनी क्या आर्मी, अपने सुरक्षा के लिए अपनी आर्मी डिप्लॉय कर सकता है। क्या कर सकता है, अपनी आर्मी डिप्लॉय कर सकता है। उस एरिया से कौन कौन सी जहाज क्रॉस होंगे, उन सभी पे क्या है, किसका अधिकार होगा, वो होगा इंडिया का होगा। किसका होगा, या फिर जिस देश के अंदर अंदर वो एरिया आता है, जिस देश के किनारे तक वो एरिया आता है, उसे क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र। यानी आपको समझ गया, 22.5 किलोमीटर अगर नॉटिकल माइल में बोले तो 12 नॉटिकल माइल, संलग्न क्षेत्र 24 किलोमीटर जिसको बोलते हैं 44.5 किलोमीटर। ये सब क्या क्षेत्र कहलाते हैं, आपके प्रादेशिक समुद्र और संलग्न क्षेत्र। तीसरा चीज हम लोग पढ़ रहे हैं स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय संसाधन। तो ये दोनों तो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है, यानी समुद्र तल से, एक तो बाउंड्री के अंदर, अगर समुद्र के अंदर आया तो वहां से किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन व वन्य जीव एवं समुद्री जीव 22 किलोमीटर 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र, समझ रहे हैं, महासागरीय क्षेत्र यानी 200 नॉटिकल मील, कितना 200 NM, यानी 200 नॉटिकल मील बोले तो लगभग 370 किलोमीटर। यानी इस 370 किलोमीटर तक का क्षेत्र भी भारत के अंदर कहा जाएगा, या फिर किसी देश, जिस देश के समुद्री सीमा के अंतर्गत आता है। यानी राष्ट्रीय संसाधन क्या है, कानूनी तौर पर जिस देश या राष्ट्र के अंतर्गत, यानी उस बाउंड्री के अंदर जो भी संसाधन है वो सभी राष्ट्रीय संसाधन है। इसके अलावा अगर कोई समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो उसके किनारे से लेके 200 नॉटिकल माइल यानी 370 किलोमीटर तक का क्षेत्र उस देश का राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। प्रादेशिक समुद्र क्लियर हो गया होगा, संलग्न क्षेत्र क्लियर हो गया होगा, 22.5 किलोमीटर ऐसे, 44.5 किलोमीटर ऐसे, सॉरी 22.25 और 44.5, 12 नॉटिकल 24 नॉटिकल माइल। आगे हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब एक बात बताइए कि ऐसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, राष्ट्रीय संसाधन का नियंत्रण कौन करती है, जिस देश के अंतर्गत आता है वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बना गई है। यानी अब जो क्षेत्र बच गया है 200 महासागरीय क्षेत्र यानी 370 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र जो खुले महासागर हैं, उन सभी के संस्था, उन सभी का जो संसाधन है किस देश के आधिपत्य में नहीं होता कोई। उसके बाद पूरे दुनिया में 370 के बाद अपना अपना कंट्री तो 370 नाप के कर रख लिया, उसके बाद जो बचा है वो किसी देश के अंतर्गत नहीं आता। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान, क्या होता है, वैज्ञानिक प्रयोग के लिए, रिसर्च के लिए होता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा भी किया जाता है। अगर किसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं उस तरह की बनी होती है जो ये निर्णय लेती है कि इस एरिया का जो संसाधन है किस देश के लिए अधिक उपयोगी होगा, किस देश को देना चाहिए, उस तरह के देते भी हैं, अनुसंधान भी होते हैं। यानी आपके क्या होते हैं, सब चीज आपका अंतरराष्ट्रीय, ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यानी 200 नॉटिकल माइल 370 किलोमीटर के बाद का जो खुला महासागरीय क्षेत्र है उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कहती है। स्वामित्व के आधार पर चौथा टाइप का वर्गीकरण पे आइए हम लोग। विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। यानी विकास के स्तर पे क्या होता है, संभाव्य संसाधन और क्या क्या विकसित संसाधन आपके आएंगे, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और एक क्या है, संचित कोष संसाधन। ये 4 टाइप आपका आएंगे तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। संभावी संसाधन, संभावी नाम से पता चल रहा है कि ऐसे संसाधन की संभावना है, अभी नहीं है, संभावना है कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद हैं जिसका उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, उसका उपयोग हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया। काहे नहीं किया गया जी, थोड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत है, जैसे कि हम लोग समझेंगे हिमालय क्षेत्र का खनिज, यानी हिमालय जो हम लोग का बना है उसके अंदर भी अपार खनिज है। अभी वो हिमालय क्या बन ही रहा है, जिसका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण एवं दुर्गम एवं महंगा, तो उसके जो खनिज है इतनी ज्यादा गहराई है उसको निकालने में जितना कॉस्ट आएगा उतना तो बाहर उसका वैल्यू भी नहीं है। तो क्या है, बहुत गहराई में होने के कारण, बहुत ज्यादा दुर्गम स्थिति में होने के कारण क्या है, बहुत महंगा है उसका उत्खनन, इसलिए वहां पे उसे छोड़ दिया गया है। उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात में
पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावना है। राजस्थान एवं गुजरात में पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा की बहुत ही असीम संभावना, लेकिन वो भी अभी क्या है, हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, परंतु अभी तक इनका सही रूप से विकास नहीं हो पाया है। एवं ये सारे संसाधन बन सकते हैं। हमारा हिमालय का क्षेत्र, राजस्थान वाला और गुजरात का जो पवन और सौर ऊर्जा का जो क्षेत्र है, ये सभी संसाधन हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, अलग अलग रीजन से। चाहे वो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, चाहे हमारे पास उच्च टेक्नोलॉजी है, तो क्या हुआ, हम उसको उतना दूर तक, उतना खर्चीला है कि हम लोग बढ़िया से अभी नहीं निकाल रहे हैं, इसको फ्यूचर के लिए हम लोग छोड़ दिए। इसकी क्या है, इसी संसाधन की संभावनाएं तो है, लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसे ही हम लोग संभाव्य संसाधन कहते हैं। अगला टॉपिक पे आइए हम लोग, विकसित संसाधन, यानी जो पूरा बन गया है, ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, यानी उसका हम लोग उपयोग के लिए कर सकते हैं, वो एकदम बिल्कुल विकसित है, एकदम रेडी टू फाइट मोड पर है भैया। क्या है, रेडी टू फाइट मोड पर। पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि इन संसाधनों को विकसित तकनीक एवं उनकी संभाव्यता पर निर्भर है, यानी इस संसाधन का उपयोग उसके तकनीकी आधार पर, हम लोग के पास टेक्नोलॉजी भी है, हम लोगों के पास निकालने की क्षमता भी है, एवं हम लोग उसे निकाल भी सकते हैं, उसे ही हम लोग विकसित संसाधन के अंतर्गत रहता है, यानी फुल्ली मैच्योर संसाधन जो कि हमारे लिए सुलभ है। आगे बात करेंगे भंडार संसाधन। अभी क्या है, ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं के रूप में देखा जाता है, यानी ये एग्जिस्ट करते हैं और उसे देखा भी जा सकता है, वो निकल भी सकते हैं। उदाहरणार्थ जल एवं हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसमें ऊर्जा की पूर्ति में सक्षम है, यानी ऐसा संसाधन जो बहुत मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, जो हमारे पास बहुत मात्रा में उपलब्ध है एवं उसका उपयोग हो सकता है, ये मानव को पता है। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारी संसाधन या उत्पाद की असीम क्षमता छिपी हुई, लेकिन उच्च तकनीकी के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं हो पा रहा है, यानी ऐसा संसाधन जिसकी जो हमारे पास भंडार के रूप में है, लेकिन अभी हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम लोग अभी उसका उपयोग करना या उससे ऊर्जा निकालना सीख जाएं, जिसके कारण उसे क्या कहते हैं, भंडार संसाधन कहते हैं। हमारे पास उसका असीम भंडार है, लेकिन हम लोग अभी तक उसका आपका प्रौद्योगिकी का उस तरह विकास नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोग उसका उपयोग कर पाए। ठीक है, तो आप आगे समझ जाइए। विकास के स्तर पर आपका फिर से संचित कोष संसाधन। अब ये क्या है, वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है। अब ये क्या है, संचित कोष संसाधन इसी का अंश है। क्या है, भंडार संसाधन का ही अंश है, भंडार संसाधन का ही एक भाग है, जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका तत्काल उपयोग प्रभाव में नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। यानी इसमें बोल रहे हैं कि ये जो भंडार संसाधन जो था ना, तो थोड़ा मोड़ा हम लोग क्या किए हैं, विकास किए हैं। क्या किए हैं, विकास किए हैं। तो उस विकास जब हुआ है हमारा, तो उन सभी का क्या है, उपयोग संभव हो चुका है, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है। एक बार ना इसको फिर से समझिएगा। पहला ये क्या था, संभावी संसाधन, ये बहुत ज्यादा खर्चीला है, जिसके कारण अभी तक उपयोग हम लोग नहीं कर पाए हैं, उसे ही संभावी संसाधन, इसकी संभावना है। जो विकसित है, जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं, वो विकसित संसाधन। भंडार संसाधन, इसके पास हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा खासा मात्रा में हमें दिख रहा है, वो हमको पता है इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, तो उसे भंडार संसाधन कहते हैं। भंडार का ही एक भाग है। लेकिन चौथा प्रकार है संचित कोष संसाधन। ये क्या है, भंडार संसाधन का ही अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में अभी ला सकते, उतना हम लोग डेवलप कर गए हैं, लेकिन यह अभी तक चालू स्टार्ट नहीं हुआ। यह अभी तक क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन अभी तक हम लोग इसे बढ़िया से नहीं इंप्लीमेंट कर पाए हैं। यह भविष्य की पूंजी है, यानी हम लोगों ने इस पे पूरा कमांड कर लिया है, भविष्य में हम लोग इस पे वर्क करेंगे। नदी का जल भविष्य के जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकता है, यानी जल विद्युत उपयुक्त करने में आपका नदी वाला जल, वो भी देख रहे हैं। अभी हम लोग सभी जगह से जल नहीं बना पा रहे, हर नदी से हम लोग जल विद्युत उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, उतना हम लोग अभी तक डेवलप नहीं कर पा रहे हैं कि हर नदी से हमारा क्या जल विद्युत उत्पन्न कर सके। तो उसे क्या संचित कोष संसाधन कहते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। ऐसे संसाधन वनों में या बांधों में जल के रूप में संचित है। तो अलग अलग जगह पे जल के रूप में जो संचित है, या फिर आप पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, किसी की भी बात कर सकते हैं, जिसका टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत ही अच्छी तरीका से है, लेकिन हम उसे अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। संचित को संसाधन कहते हैं। संसाधन पूरा कंप्लीट। आपका संसाधन पूरा कंप्लीट। संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार क्या है, संसाधन का वर्गीकरण किन आधार पे होता है, एवं वर्गीकरण के बाद उस वर्गीकरण के आधार पे कैसे कैसे क्या क्या है, हम लोग पूरा समझ लिए हैं भैया।
अब हम लोग समझेंगे संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। यह किसी राष्ट्र के समग्र विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। कोई भी देश अपना जो देश का अगर विकास करना चाहता है तो उसे संसाधन नियोजन करना पड़ेगा कि कहाँ कितनी आवश्यकता है। चाहे आप सब्जी बना रहे हो तो जरूरी नहीं है सब्जी बनाने के लिए हमारे पास आप मान लीजिए हमारे पास भिंडी है, गोभी है, सब है, सब डाल देंगे और ऐसे करके भून देंगे, नहीं बनेगा। कितना किसकी आवश्यकता है, कितना नमक चाहिए, कहाँ कितना हल्दी चाहिए, कितना गुंडी चाहिए, उन सभी के बारे में सोच समझ कर, यानी संसाधनों का भी बारे में उसी तरह कहाँ कितने संसाधन की आवश्यकता है हमारे विवेक से डिसाइड करके वहां उतना ही संसाधन का उपयोग करना, उसका ही विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। विशेष रूप से भारत जैसे देश जहां संसाधनों में अत्यधिक भौगोलिक विविधता यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं, हम सभी के पास सभी क्षेत्रों में क्या है संसाधन की आवश्यकता है, सभी प्रकार की संसाधन की आवश्यकता है। तो वैसे में क्या है संसाधन का नियोजन, संसाधन की प्लानिंग, कहाँ कितना खर्च करना है, इन सभी के बात होना बहुत जरूरी है और इसे ही संसाधन नियोजन कहते हैं कि कहाँ कितना संसाधन का उपयोग करना है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग यानी अपने बढ़िया से विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन का अर्थ क्या है? अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर संसाधन नियोजन नहीं है ना, कुछ राज्य के पास इतने ज्यादा संसाधन है, बहुत ज्यादा संसाधन है, कुछ राज्य धनवान है जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार में तो खनिज संपदा उतना नहीं है लेकिन फिर भी बिहार भी को भी यहाँ लिखा गया है कि बिहार पहले या हो सकता है। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ यहाँ पे अपार संसाधन है, लेकिन कुछ राज्य बहुत ही कम, जैसे लद्दाख। कहाँ है? लद्दाख में पानी जैसी संसाधन की भी बहुत ही किल्लत है, तो वैसे क्षेत्र को भी संसाधन की आवश्यकता। अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर समझें तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के पास बहुत ज्यादा, एक बेटा के पास हमारे क्या है बहुत ज्यादा खनिज और धन है, लेकिन वहीं लद्दाख के पास क्या है पानी तक में थोड़ा सा देखना पड़ता है कौन सा पानी कहां से कब आएगा। कुछ राज्य एकल संसाधन है, मतलब कहीं के पास एक ही संसाधन है, किसी राज्य के पास संसाधन तो है लेकिन एक ही संसाधन है। तो हमारे पूरे देश में, किसमें? पूरे देश में अलग अलग, जैसे मान लीजिए अगर झारखंड के संसाधन जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंच गए, मान सकते हैं कुछ संसाधन ऐसे होंगे जो झारखंड के पास भी नहीं होंगे, तो कि किसी अलग राज्य से उठा के झारखंड को देना, झारखंड के संसाधन कहाँ जहां जरूरत है वहां लगाना, छत्तीसगढ़ के संसाधन को कहीं और लगाना, अलग अलग राज्यों का संसाधन को एक दूसरे में बांटकर सभी देश का, एक पूरे देश का, एक हर एक राज्य का विकास करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि संसाधन का असमान वितरण है, एक ही जगह पे सभी प्रकार के संसाधन नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के संसाधन है। जनसंख्या का दबाव है हमारे ऊपर, एक बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या लेके चले हैं, और विकसित क्षेत्रों का भी विकास हम लोग करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, तभी हम लोग के देश का सर्वांगीण विकास होगा। और सतत विकास के लक्ष्य को ये पूरा करता है। कौन? सतत विकास क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी इतना जान लीजिए कि यही संसाधनों का नियोजन ही सतत विकास कहलाता है। अभी छोटा सा पॉइंट में, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया क्या है, कैसे भारत में संसाधन नियोजन होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, देश के विभिन्न प्रदेशों में, फिर से देखिए, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण करना, यानी पूरे देश में कैसे कैसे हम लोग संसाधन नियोजन की, संसाधन को कैसे उपयोग करना, इसकी प्लानिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे क्या क्या खनिज मिलता है पहले इसके बारे में पता करेंगे। पहला चीज क्या करेंगे, कोई अगर बोलेंगे भैया ऐसा है हमारे गांव में भोज है, क्या है भोज है, और जितना हमारे घर में खाना है उतने का हम लोग क्या करेंगे, उतना का ही हम लोग भोज करवाएंगे। तो क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग बाहर से नहीं ले सकते, इतना समझिए हमारे घर में क्या है भोज है, और हम लोग क्या करवाना है पूरे गांव को या फिर अपने पूरे परिवार को अपना देना है। हम अपने घर में ही खाना अगर बना रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि क्या क्या है हमारे साथ बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहां जहां क्या क्या संसाधन है एक सर्वेक्षण कराएंगे। सर्वेक्षणोपरांत यानी सर्वेक्षण के बाद एक मानचित्र तैयार करेंगे एवं संसाधनों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन और आकलन करेंगे। पूरे देश का एक मानचित्र बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कौन सा खनिज कहाँ है एवं कितना है, कौन सा खनिज कहाँ है एवं कितना है, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। संसाधन विकास योजनाओं
को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल एवं संस्थागत नियोजना के रूप में रूपरेखा तैयार करेंगे। अब जहां जहां संसाधन है उन सभी को निकालने के लिए, उन सभी का खनन कैसे होगा, या फिर कोई संसाधन ऐसा है तो उन सभी का विकास कैसे होगा, यानी उसके उपयोगी बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, कौशल लगाएंगे, मानव संसाधन लगाएंगे। मानव का कौशल के द्वारा ही ना संसाधन का हम लोग उपयोग कर पाते हैं। प्रौद्योगिकी लगाएंगे, किसी संसाधन के लिए उद्योग की आवश्यकता है उसको लगाएंगे। संस्थागत नियोजन की रूप और क्या कोई कोई इंडस्ट्री बनाएंगे, कंपनीज बनाएंगे। इन सभी के बारे में क्या एक रूपरेखा तैयार करेंगे। राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करेंगे। हमारे जो राष्ट्र की जो विकास की जो योजनाएं हैं और जो हमारे संसाधन है उन सभी के बीच क्या करेंगे, एक बैलेंस बना के चलेंगे, ताकि हम लोग फ्यूचर में भी उसका काम ले सकें, अभी भी हमारी इच्छाएं एवं आवश्यकता पूरा हो सके। तो यह है आपका संसाधन नियोजन। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब स्वतंत्र भारत में क्या प्रयास हैं। संसाधन के नियोजन के लिए स्वतंत्र भारत से ही, भारत जब से स्वतंत्र हुआ है तब से हम अपने संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए हमेशा पहली पंचवर्षीय योजना से ही प्रयासरत है। लेकिन हमारे पास उद्योगों की कमी है एवं संस्थागत सहयोग के बिना यह विकास हमारा जो विकास है वो आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ राज्य संसाधन संपन्न होते हुए पिछड़े हैं। जैसे मैंने आपको बहुत राज्य के बारे में बताया, यहाँ पे बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन क्या हो पा रहा है, उन सभी का हम लोग अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मानव कौशल को उसमें ज्यादा से ज्यादा नहीं लगा पा रहे हैं, उसको बहुत अच्छे तरह से उपयोग नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, जिसके कारण कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत है लेकिन फिर भी वो पिछड़े हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे विवेकपूर्ण संसाधनों का संरक्षण। अब हम लोग संसाधन का संरक्षण कैसे करेंगे, कुछ भी यूज नहीं करेंगे, हो जाएगा बच जाएगा, नहीं, हम लोग अपनी उपयोग तो करेंगे। तो विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। यानी अगर हम संसाधनों का सोच समझ कर जितना आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करेंगे तभी संसाधन का संरक्षण हो पाएगा। लेकिन अविवेकपूर्ण उपयोग उसे दोहन कहते हैं। अविवेकपूर्ण उपयोग उसे दोहन कहते हैं। दूसरे भाषा में एक और कहते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। एक आपका पॉइंट आता है, क्या आता है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। मानव एवं तकनीकी शोषणात्मक दोहन, मानव के द्वारा जो हमारा तकनीक का है, जो हमारा संसाधन का है, इन सभी का क्या है, दोहन करना ही डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसे रहने देंगे। बाकी अविवेकपूर्ण अगर दोहन करेंगे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की समस्याएं हमारे पास उत्पन्न होगी। इसी अविवेकपूर्ण जो दोहन के को लेकर, इसी संसाधनों के दोहन को लेकर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, समझ रहे हैं, कि हमारे पास संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग अगर हम करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास संसाधन अच्छे खासे हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यानी अगर हम संसाधन की परवाह किए बिना, अगर हम संसाधन की परवाह किए बिना उसका दोहन करते रहें तो हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ भी इतना बड़ा चीज नहीं है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। संरक्षण के कुछ उदाहरण अब देखते हैं। संसाधनों के संरक्षण के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, जो कि आपके क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। मेघा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी जो हमारी संसाधन है, जो हमारा जल संसाधन है, उसको बचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन हो रहा। सुंदरलाल बहुगुणा पेड़ पौधों वन्य जीवों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किए थे, ये उनके क्या थे, नेता थे। संदीप पांडे वर्षा जल संचयन, ये आपका उनका आंदोलन था। तो ये 3 नाम आपके बुक में दिए हुए हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रयास। अब ये तो हमारे राष्ट्रीय प्रयास थे, क्या थे, संसाधन संरक्षण में मेघा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, संदीप पांडे, ये हमारे राष्ट्रीय स्तर के कुछ नेता थे जिन्होंने प्रयास किए। आगे हम लोग बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास हुए। सबसे पहले 1968 में किसने, क्लब ऑफ रोम ने, क्या है, हाँ, क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की, आपके बुक में भी लिखा हुआ है। क्लब ऑफ रोम सबसे पहले 1968 में आगे आया कि भाई संसाधन का ऐसा है, हम लोग को क्या करना चाहिए, इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। और आइए राष्ट्रीय स्तर पे तो हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, हम इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ले जाएं, क्योंकि ये पृथ्वी की जो बाउंड्री है किसी देश की बाउंड्री पे निर्भर नहीं करती है। तो क्या है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय भी प्रयास हुए। ब्रेटलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर आपका इसमें प्रकाशित हुआ 1987। आपके कुछ इंपॉर्टेंट्स है, फर्स्ट अर्थ समिट, सेकेंड अर्थ समिट और थर्ड अर्थ समिट। ये तो आपका क्योटो समिट जिसमें
159 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, पहला अर्थ समिट 1992, दूसरा अर्थ समिट 1997, तीसरा अर्थ समिट यानी 2002, 5-5 साल के अंतराल पे हुआ था, जिसमें हम लोगों ने क्या संसाधनों के विकास पे चर्चा किया, संसाधनों के संरक्षण पे चर्चा किया था। क्योटो समिट एक आ जाता है आपका बीच में 1997 में ही, जिसमें बहुत सारे देशों ने, लगभग 159 देशों ने भाग लिया, एवं बहुत सारे जो बड़े बड़े देश थे, अमेरिका, रूस, ये सारे जो देश है, उन्होंने CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सभी को पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण को दूषित करने के क्षेत्र में क्या माना ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, एवं हम लोग क्या करेंगे, इसमें कटौती करेंगे, इसके जो उत्सर्जन में क्या कटौती करने के लिए एक सहमति हुई, बिल्कुल लिखित में कि हम लोग इसमें कटौती करेंगे। इस डेडिकेशन के साथ यहाँ पे हस्ताक्षर हुआ था। बड़े बड़े देशों ने बहुत ही प्रतिबद्धता दिखाई थी। क्योटो सम्मेलन भी आपका 1997 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। क्लब ऑफ रोम 1968, ब्रेटलैंड रिपोर्ट आपका 1987 में आपका आया है। इसी में हमारा कुछ बुक का भी नाम आता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ बुक का भी नाम आता है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, किसका? स्मॉल इज, आप हिंदी में लिख सकते हैं, स्मॉल इज तुमसेर की पुस्तक आपका इसमें संसाधन के संरक्षण में आपका आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो क्या है आपका सुमशेर जी हैं, तो इनके द्वारा लिखी गई है। तो संसाधन के क्षेत्र, संसाधन संरक्षण के क्षेत्र में ये सभी प्रयास हुए हैं। आगे हम लोग बात करेंगे सतत विकास, ये हमारा आखिरी पॉइंट होने वाला है इस पूरे चैप्टर का, आपका यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक छोटे से लाइन में अगर सतत विकास को पढ़ना है कि अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में, अभी के समय में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही सतत विकास कहलाता है। भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही सतत विकास कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। यही आपका पॉइंट है, आने वाली पीढ़ियों के संसाधनों को बचाना ही सतत विकास है, जीवन की गुणवत्ता को बचाए रखना ही सतत विकास है। यानी प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठा के, प्रकृति में जितनी उपलब्ध संसाधन है उसे हम लोग क्षति पहुंचाए बिना, जो हमारी उपयोग की चीजें हैं, जो हमारी उपयोग है, यानी अपने मन, अपनी उपयोगिता को भरे, ठीक है, अपनी उपयोगिता को ही बस संतुष्ट रखें, उसे ही सतत विकास कहते हैं। हम अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ संसाधन छोड़ के जाएं ताकि उन्हें जीवन जीने में कोई कठिनाई ना हो, उसे ही सतत विकास कहते हैं। आगे इसमें हम लोग जानेंगे संसाधन के दोहन और पर्यावरण संकट, यानी किस प्रकार लालच और लिप्स के कारण संसाधनों का तेजी से दोहन हुआ है, क्या क्या समस्याएं अभी उत्पन्न हो रही है जो हम फेस कर रहे हैं। संसाधनों का केंद्रीकरण, समाज में असमानता बढ़ी है, यानी संसाधन क्या हुआ है, किसी एक क्षेत्र के पास रह जाना या फिर सभी में नहीं बंटना या फिर किसी को अछूता रह जाना, इससे क्या होता है, सामाजिक समस्या भी उत्पन्न होती है। छोटा छोटा पॉइंट है, संसाधन के दोहन से कौन कौन से संकट उत्पन्न होते हैं। भूमंडलीय उष्मीकरण, यानी अभी के समय में जो अभी का जो भूमंडल यानी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या है, हाई हो रहा है। दूसरा ओजोन का क्षय, ओजोन परत O3 जो हमारी क्या बोल सकते हैं सुरक्षा कवच एक दूसरे से मानी जाती है, CFC के कारण उसका क्षय हुआ है। आगे बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है, मृदा का क्षरण हुआ है, अम्ल वर्षा, ऋतु परिवर्तन, जैव विविधता का नाश, ये सभी हमारे समस्या है जो हम लोग संसाधनों के दोहन के कारण उत्पन्न कर चुके हैं, जो हम संसाधनों के दोहन के कारण उत्पन्न कर चुके हैं। लगाम नहीं लगाएंगे तो ये समस्याएं और बढ़ेगी और आगे क्या हो जाएगी आपका, हो सकता है आगे हम संसाधन के उपयोग करने लायक भी ना रहें। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। हाँ जी, तो ये हमारा आखिरी स्लाइड है जो हम आप एक तरह से बोल सकते हैं कि संसाधन के बारे में जाना, संसाधन के प्रकार के बारे में जाना, संसाधन के वर्गीकरण के बारे में जाना, संसाधन के नियोजन के बारे में जाना एवं संसाधनों का किस प्रकार विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, उन सभी के बारे में, संसाधनों के उपयोग के बारे में जाना। सतत विकास को हम लोगों ने जाना। सतत विकास के क्यों आवश्यक है, क्योंकि सतत विकास के कारण ही न्यायसंगत बंटवारा और नियोजित उपयोग आवश्यक है। यानी हम लोग जो समझे हैं सतत विकास है क्या, सतत विकास आपका 2 पॉइंट का मिला हुआ रूप है। कौन सा 2 पॉइंट? पहला पॉइंट संसाधनों का संरक्षण एवं संसाधनों का नियोजन,
यानी संसाधनों का संरक्षण और संसाधनों का नियोजन का मिला हुआ रूप, दोनों का मिक्स रूप ही सतत विकास है। यानी हम लोग संसाधन का उपयोग तो करें लेकिन उसे बचा के उपयोग करें, जितना हमारी आवश्यकता हो उतना ही हम लोग उपयोग करें, उसे ही सतत विकास कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका सतत विकास, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको बिल्कुल अच्छे से जान लीजिए, पहचान लीजिए। इसमें क्या है, अगर आप एक लाइन में लिखना चाहें, 2 नंबर के क्वेश्चन में आया तो सतत विकास क्या है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही सतत विकास कहलाता है। यह संसाधन संरक्षण के लिए एवं संसाधन नियोजन के लिए बहुत ही आवश्यक है। यहां आपका कंप्लीट पूरा बुक, आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, भारत संसाधन एवं उपयोग। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे और जल्द ही हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं। जल्दी हम आपको मिलेंगे 1 बजे, जो हमारा लाइव सेशन हो सकता है स्टार्ट हो। तो हम लोगों के साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़िए, ताकि हमको भी मजा आए, आपको भी मजा आए। और हम लोग इस रोशनी पब्लिकेशन के चैनल को अपनी तैयारी को, जो बिहार बोर्ड के बच्चे 2026 में देना चाह रहे हैं, या फिर आगे भी जो बच्चे 2027 में देंगे, 28 में देंगे, 29, सभी के लिए, क्योंकि हमारा जो रोशनी पब्लिकेशन है 17 सालों से ही चल रहा है। बोले तो 2008 से ही हमारा रोशनी पब्लिकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बिहार बोर्ड के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में कई बुक जो आपकी लिटरेचर की आती है वो हम लोगों ने पब्लिश की है, जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है बच्चे को। उन्हीं रिस्पांस के कारण हम लोगों ने क्या, ऑनलाइन माध्यम पर भी आने का प्रयास किया और YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए एक कंप्लीट बैच लेके आए, जिसमें हम आपका ना ही कोई ऐप का प्रचार करेंगे, ना ही किसी और पे जहां पे हम अलग कंटेंट डालें। हम लोग का सारा कंटेंट, सारा नॉलेज आपको यहीं पे मिलेगा, आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। आपका सभी सब्जेक्ट का सभी चैप्टर, सभी टॉपिक आपको यहाँ से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। जाते जाते हमारा कुछ बुक है, गोधली प्यूसम वर्णिका। गोधली आपके क्लास 10th के लिए, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, कोई भी बुक हो, जिसका आपको उसमें क्या मिलेगा, हमारे कैप्टन जो हमारा पब्लिकेशन है, कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन, उसमें आपको हिंदी का सारा आपका क्या मिलेगा, चैप्टर्स मिलेगा सारा, जो जिस तरह एक्सप्लेन आपका बुक में होता है वो। इसके अलावा आपको क्वेश्चन आंसर भी उसी बुक में जस्ट उसके बाद किया हुआ, बिल्कुल आइडियल आंसर, ताकि आप आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छे से कर पाए। इसके अलावा आपका इंग्लिश और संस्कृत की बात करें तो इसका हर चैप्टर का आपका हिंदी में भी रूपांतरण मिलेगा, ताकि आप हर एक स्टोरी को, हर एक पोएट्री को, हर एक संस्कृत के श्लोक को अपने दिमाग में छाप सके और अच्छे से समझ सके, समझ के आप पढ़ना चाहें उस तरह से कर सके। इसीलिए हमारा बैच और हमारा पब्लिकेशन आप लोगों के लिए तत्पर है। आप चाहें तो क्लास 10th के लिए गोधली प्यूसम वर्णिका, गोधली क्लास 9th के लिए भी, 11th एवं 12th के लिए भी कैप्टन रैनबो, कैप्टन दिगंत आप परचेज कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन बैंक भी लॉन्च हो चुका है 2026 के लिए, जिसमें आपके चैप्टर वाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आगे जो संभावित क्वेश्चन है वो सभी का संकलन आपका इसमें किया गया है। क्रैश कोर्स, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।